ये फिल्म 1996 में एवरेस्ट में घटी सच्ची घटना पर आधारित है। 1953 में एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे दोनों पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार एवरेस्ट के शिखर तक चढ़े थे। इसके बाद बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ पाए, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने का मतलब मौत है। पर 1992 रॉब हॉल नाम के व्यक्ति ने इसे अपना बिजनेस बना लिया। उसने 4 सालों में ही 19 लोगों को सुरक्षित बिना किसी हादसे के एवरेस्ट पर लेकर गया। 1996 को रॉब एक और ग्रुप को एवरेस्ट पर लेकर जाने के लिए तैयार होता है। जाने से पहले रॉब अपनी बीवी से मिलता है। रॉब की बीवी कहती है जल्दी वापस आना, क्योंकि वो माँ बनने वाली होती है। रॉब भी कहता है मुझे वापस आने से कोई नहीं रोक सकता, और वो अपने सफ़र पर निकल जाता है। 30 मार्च 1996 को यह ग्रुप नेपाल काठमांडू पहुंच जाते हैं। रॉब की कंपनी का नाम एडवेंचर कंसल्टेंट्स होता है। रॉब की टीम में कई लोग होते हैं जो अलग अलग काम संभालते हैं। इस ग्रुप में कुल मिलाकर 13 लोग हैं। इनका पूरा सफ़र 40 दिनों का है और इन्हें 10 जून तक एवरेस्ट पर पहुंचना है। काठमांडू से पूरा ग्रुप हेलीकॉप्टर में बैठकर 9,383 फीट ऊपर स्थित लुकला नाम की जगह पहुंचते हैं। इसके बाद ये सब पैदल चलकर 17,600 फीट ऊपर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचते हैं। यहाँ पर कई देशों से लोग एवरेस्ट पर चढ़ने आए हुए होते हैं। 23 अप्रैल को पूरी टीम 21,300 फीट ऊंचाई पर मौजूद कैंप 2 में पहुँचते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पर ये लोग कैंप में ऑक्सीजन लेते हैं और कुछ समय आराम करते हैं। अब यहाँ से आगे का सफ़र इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी महसूस होती जा रही है। पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल सीधी है और ख़तरनाक भी है। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी कंपनियों ने मिलकर रस्सियाँ लगाई होती है ताकि यात्री ऊपर चढ़ सके, क्योंकि बिना रस्सियों के कोई भी एवरेस्ट पर चढ़ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पर पहाड़ियों की सुंदरता आपको धीरे धीरे मार रही होती है। ये सब आगे बढ़ते हैं। पहाड़ चढ़ने में इन्हें बहुत परेशानी हो रही होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से इन्हें सांस लेने में भी परेशानियां हो रही है, पर फिर भी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये 24,000 फुट ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। अब नीचे कैंप में हेलन, जो कि रॉब की टीम में होती है, रॉब को मौसम की जानकारी देती है। वो बताती है मौसम तेजी से बदल रहा है, पर मौसम ने अपना रास्ता बदल लिया है। लेकिन अगर ये उत्तर की तरफ गया तो 11 तारीख तक बहुत बर्बादी हो सकती है। रॉब कहता है यहाँ कोई मौसम नहीं होता, पहाड़ अपना रास्ता खुद बनाते हैं और वहाँ से ये सब पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने लगते हैं। यहाँ पर हवा बहुत तेज होती है। एक एक कदम बढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनकी एक जिद है कि इन्हें एवरेस्ट पर चढ़ना है, इसलिए लगातार आगे बढ़ते हैं। ये सब अपने अगले कैंप पर, जो 26,000 फीट ऊंचाई पर है, वहाँ पहुँचते हैं और इस ऊंचाई पर मौसम बहुत ख़राब होता है। यहाँ पर सब ये तय करते हैं कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब मौत है। लेकिन फ्राइडे 10 मई को मौसम एकदम साफ हो जाता है और रात को 12:30 बजे ये सब ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। यहाँ से शिखर पर चढ़ने का रास्ता 12 घंटे का है। ये सब इस उम्मीद से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं कि कुछ ही घंटों में ये अपना लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये 27,600 फीट ऊपर पहुंच जाते हैं। वक्त होता है सुबह के 4:40। यहाँ पर इनकी टीम में एक आदमी होता है जिसका नाम बैक है। उसकी आंखों में कुछ तकलीफ होना शुरू हो जाती है। उसे धुंधला दिख रहा होता है, क्योंकि कुछ साल पहले उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। रॉब उससे कहता है हम आगे जा रहे हैं और अगर तुम ठीक महसूस करो तो थोड़ी देर बाद तुम भी आगे बढ़ जाना, नहीं तो तुम्हें अपना सफ़र यहीं पर ख़त्म करना होगा। बचे हुए लोग आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि ऊपर रस्सियाँ नहीं होती और ये सब यहाँ पर रस्सियाँ बांधना शुरू कर देते हैं। बिना रस्सियों के ये एक कदम भी ऊपर नहीं जा सकते और यहाँ से 3 लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं। यहाँ पर हवाएं बहुत तेज होती है, बहुत ठंड होती है। इनकी ऑक्सीजन भी खत्म हो गई होती है।
ये लोग इस वजह से वापस लौट जाते हैं। पहाड़ पर बहुत बड़ी बड़ी बर्फ की दरारें होती है और इन्हीं दरारों में गिरकर 19 लोगों की मौत भी हुई होती है। इसीलिए बिना सेफ्टी के ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इनका पूरा ग्रुप 28,740 फीट पर है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इन लोगों को हाइपोथर्मिया, फेफड़ों में पानी भरना ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। इससे मौत भी हो सकती है। अब ये रस्सियाँ लगा लेते हैं और ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इन सब की हालत खराब हो चुकी है। किसी में भी शक्ति नहीं है, बस एक जज्बा है जिसकी वजह से आगे चल रहे हैं। और दोपहर के 1:14 पर ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं। इन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया होता है। रॉब और उसकी टीम बहुत खुश होते हैं और कुछ ही देर में वापस लौटने का फैसला कर लेते हैं। वैसे प्लान के हिसाब से इन्हें 2 बजे तक वापस लौटना था, पर ये सब लेट हो जाते हैं। यहाँ पर हालत खराब होना शुरू हो जाते हैं। इन सबको सांस भी नहीं ली जा रही थी क्योंकि इनका ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। रॉब कैंप से संपर्क करता है कि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और ये सब चोटी से वापस लौटना शुरू कर देते हैं। ये अब थोड़ा नीचे आए हुए होते हैं तो इन्हीं का एक साथी मिलता है जिसका नाम डग होता है। वो ऊपर आ रहा होता है। रॉब उसे मना करता है, पर वो कहता है कि अगर आज मैं ऊपर नहीं गया तो फिर कभी एवरेस्ट पर नहीं आ पाऊंगा। रॉब उसे बड़ी मुश्किल से ऊपर ले जाता है। डग की हालत खराब होती है, पर वो एवरेस्ट की शिखर पर पहुंच ही जाता है। और जब वो वहां से नीचे उतरना शुरू करते हैं तो डग की हालत खराब हो चुकी होती है। वो लगभग बेहोशी की हालत में होता है और अब ये दोनों ऊपर फंस चुके हैं। रॉब की टीम उसे वापस आने के लिए कहती है, पर रॉब मना कर देता है। वो कहता है कि मैं डग को छोड़कर नहीं आऊँगा। वो रस्सियों के सहारे बड़ी मुश्किल से उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बहुत ज़ोर से तूफान शुरू हो जाता है। रॉब डग को एक जगह छोड़कर ऑक्सीजन लेने जा रहा होता है। वो डग को कहता है, यहाँ से हिलना मत। डग का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। वो भी उसके पीछे आने लगता है। ये बात रॉब को पता नहीं चलती और डग खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर रॉब भी पूरी तरह थक चुका होता है। वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसका एक साथी आ जाता है जिसे ऑक्सीजन का आधा सिलेंडर मिला होता है और रॉब को ऑक्सीजन देता है और वो दोनों तूफान में नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। ये कुल मिलाकर 13 लोग होते हैं जो ऊपर फंसे हुए होते हैं और तूफान बढ़ते ही जा रहा होता है। अभी रात के 3 बजे होते हैं। नीचे कैंप से उन्हें बताया जाता है कि उनकी मदद के लिए लोगों को ऊपर भेजा जा रहा है। वो तभी वहां पर आ सकते हैं जब तूफान रुकेगा। और ऊपर लोग तूफान से, ठंड से, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे होते हैं। अब सुबह के 5 बज जाते हैं और आज का दिन होता है 11 मई का। रॉब के साथ जो उसका दूसरा साथी होता है, ठंड और ऑक्सीजन की कमी से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जब रॉब खुद बेहोशी की हालत में होता है तो उसका साथी अपना जैकेट उतार देता है और कहता है, ये बहुत गर्मी हो रही है। पहाड़ से नीचे फिसल जाता है। अब तक इनका कैंप से पूरी तरह संपर्क टूट चुका है। और जब तूफान बंद होता है तभी रॉब का कॉल आता है। वो बोलता है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसके हाथ पैर जम चुके हैं। वो उन्हें बताता है कि मुझे मदद चाहिए, मेरा साथी मर चुका है। वो लोग रॉब को बोलते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह नीचे आना होगा क्योंकि ऊपर अभी भी बहुत तेज हवाएं होती है। और रॉब बोलता है कि मैं अब नहीं आ पाऊँगा और इनका कनेक्शन कट हो जाता है। और इनकी टीम बोलती है कि रॉब की वाइफ को कॉल लगाओ और उसका फ़ोन सैटेलाइट फ़ोन के पास रखो। उसे अपनी वाइफ की आवाज़ सुनकर उसे हिम्मत मिलेगी। वो लोग ऐसा ही करते हैं। रॉब और उसकी वाइफ की बातें करवाते हैं। रॉब की वाइफ बोलती है, तुम्हें चलते रहना होगा, कुछ ही देर में धूप निकल आएगी, बस तुम किसी तरह नीचे आ जाओ। और रॉब को वहाँ पर बहुत ही दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर हवाएं बहुत तेज होती है
और बिना ऑक्सीजन के सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। रॉब बोलता है कि मेरे हाथ पैर जम चुके हैं। उसकी बीवी बोलती है तुम्हें चलते रहना होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुकना नहीं चाहिए। और इसके बाद रॉब वहाँ से उठने की कोशिश करता है और जो लोग रॉब को ऊपर बचाने गए होते हैं वो ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि हवाएं बहुत तेज होती है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। रॉब को बताया जाता है जो लोग तुम्हें बचाने आ रहे होते हैं वो वापस लौट चुके हैं। रॉब बोलता है कि मुझे एक और रात यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से अकेला नहीं निकल सकता। वही रॉब की वाइफ बहुत चिंतित होती है और वो कहती है मुझे रॉब से बात करनी है और रॉब से कहती है कि तुम्हें वापस घर आना होगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। रॉब उससे कहता है मैं सारा से नहीं मिल पाऊँगा। उसकी बीवी के पेट में जो बच्चा होता है वो एक लड़की होती है। रॉब ने उसका नाम सारा रख दिया होता है। रॉब बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैं उससे नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि रॉब समझ जाता है कि वो यहाँ से नहीं निकल सकता और ये उसका आखिरी वक्त है। रॉब की वाइफ बोलती है ऐसा मत कहो, तुम ऐसी हार नहीं मान सकते और इसके बाद उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वही दूसरी तरफ बैक जिसे दिखने में तकलीफ हो रही होती है वो नीचे उतरने वाले लोगों के साथ नीचे की तरफ कुछ ही दूरी तक आ जाता है और रात को तूफान में से सब लोग जा चुके होते हैं। जो भी वहाँ बचते हैं वो सब मर जाते हैं पर बैक अभी भी जिंदा होता है। उसको भ्रम होना शुरू हो जाता है। उसे अपने बीवी और बच्चे दिखाई देते हैं। वो पूरी हिम्मत से लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है और वो नीचे कैंप तक पहुंच जाता है जहां पर भी और लोग होते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। अगर उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो वह मर जाएगा। और जब यह बात उसके फैमिली को पता चलती है तो बैक की वाइफ बोलती है हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम मैं कर लूँगी। हेलन जो कि टीम में होती है वह बोलती है ऊपर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है, ऊपर हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। पर बैक की वाइफ नेपाल में अमेरिकन एम्बेसी में कॉल करती है। वो उन्हें बैक की मदद करने के लिए उन पर दबाव डालती है और वो बैक के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाते हैं। बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर बैक की मदद करके उसकी जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ रॉब वहाँ से नीचे नहीं आ पाता और वो उन्हीं पहाड़ों में हमेशा के लिए रह जाता है। सबकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ हेलीकॉप्टर से बैक को नीचे ले आते हैं और उसका इलाज होता है। हाथों और नाक का खून जम जाने से वह गल चुके होते हैं जिसकी वजह से उसके हाथ और नाक काटने पड़ते हैं, लेकिन बैक की फैमिली उसका साथ देती है। आज भी वो सब साथ में रहते हैं। जुलाई 1996 में रॉब की बेटी होती है। उसका नाम उसकी पत्नी सारा रखती है जैसे कि रॉब चाहता था। तो यह थी 1996 की सच्ची कहानी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई।